हम एक पहाड़ी दर्रे के रहने वाले वो लोग हैं जिन्होंने अंग्रेज़ों को भी नाकों चने चबवा दिए थे। हमारे घर कला नुमा होते थे, जहाँ छतों पर ऊंचा मीनार सा बना दिया जाता था। इसमें मोर्चे के चारों तरफ सुराख रखे जाते थे ताकि दुश्मन अगर बंदूक से फायर करे तो इन मोर्चों से जवाबी कार्रवाई हो सके और अपना दफा किया जा सके। हमारे यहाँ अदावतें नस्ल दर नस्ल चलती थीं, मगर मुहिब खान कहा करता था, रोशन जान काश हम इस इलाके में पैदा न हुए होते कि जहाँ भाई भाई के लहू का प्यासा हो जाता है और जरा सी बात पर मोर्चों से बंदूकें आग उगलने लगती हैं। दुश्मन को मुआफ करना हमारी लुगत में नहीं था। जिन दिनों में गांव के मदरसे में पढ़ती थी, मुहिब खान भी वहाँ करीब ही लड़कों के मदरसे में पढ़ता था। छुट्टी के वक्त हम इकट्ठे कुछ रास्ता तय करते थे। ये हमारा बचपन था। वक्त के साथ साथ ये दोस्ती प्यार और मोहब्बत के रिश्ते में बदल गई। हम दोनों इस बात से बेपरवाह थे कि हमारे बड़ों के दरमियान तनाज़ों ने कितनी गहरी दुश्मनी की सूरत इख्तियार कर ली है। हम अक्सर इस वक्त वादियों में मिलते थे जब मैं और वो अपनी अपनी बकरियां चुराने निकलते थे। ये हमारा लड़कीन था। मैं अब मदरसा पढ़ने नहीं जाती थी। मैं मुहिब को इस बाइस पसंद करती थी कि वो दुश्मनी की वायतों के बरखिलाफ अमन और शांति की बातें करता था। मुझे उसकी बातें अच्छी लगती थीं। वो कोई गैर नहीं, वालिद के चचाजाद का बेटा था। हमारे घर भी ज्यादा दूर नहीं थे। जरा सी बात पर दोनों घरानों के मर्दों में ठनी हुई थी। अलमज़ा औरतें भी एक दूसरे से कलाम नहीं करती थीं। मेरे वालिद इन दिनों तिजारत की गरज से पेशावर पिंडी वगैरह जाते तो कई दिन बाद आते थे। भाई भी साथ होते, लिहाजा अपनी भीड़ बकरियों के गिले की देखभाल का काम हम ख्वातीन ने संभाला हुआ था। मैं अक्सर बकरियों का गल्ला लेकर उनको पुराने जाती। वालिद और भाइयों को मुझ पर एतमाद था कि ये अपनी इज्जत की हिफाजत खुद कर सकती है। वो मेरे बारे फिक्रमंद नहीं थे। वो ज़रूरत से घर आते और फिर अपने काम पर चले जाते और मैं मुहिब खान को कहती थी, मुहिब, तीर अमीर प्यार हमारे ख़ानदान वालों के लिए एक खूनी पुकार है। कहीं हमारी वजह से बंदूकें न चल जाएं, जो दुश्मनी होने के बावजूद अभी तक खामोश थी। वो तब हाथ अलिफाटे कर दुआ करता, खादी ना करे हमारा भेद खुलने से पहले ही जिरगे में सुलह की बात तय हो जाए। इसका बाप हमको तावान देने पर राजी था, मगर मेरे वालिद नहीं मान रहे थे। हमारा मामूल था कि सुबह इहाते से बकरियों का गल्ला खोलकर वादी में हान कुत्ती और शाम ढले उनको इकट्ठा करने के बाद गिनती करके वापस इहाते में बनी उनकी कोटे रूहे में बंद कर देती थी। मुहिब खान ने तो जानबूझकर अपने गिले की निगहबानी का ठेका ले रखा था। हालांकि ये काम उसके करने का नहीं था, लेकिन मेरी खातिर वो ये सब खुशी से कर रहा था कि इस तरह हमारी मुलाकात हो जाती थी। शाम ढले चंद मिनट की ये मुलाकातें रात की तारीकी में होने लगी। घर के पास ही मोर्चा था और मोर्चे के करीब भीड़ बकरियों का बाड़ा था। जब मैं गिले को इहाते के बाड़े में बंद करने लगती तो मोर्चा का कुफुल खोल देती और मुहिब अपनी गिले को समेटने के बाद हमारे मोर्चे में इपटे जाता। इटाहे रास्ते का खाना पकाने और हमें खाना देने के बाद सोने को लेटती तो मैं बर्तन भांडे अलिफाटनी में मसरूफ़ हो जाती। इस वक्त बर्तनों के आपस में शुक्राने की मखसूस आवाज़ से मुहिब खान मोहब्बत की ज़बान समझ लेता था कि मुझे इससे मिलने आने में कितनी देर है। वो इंतज़ार करता रहता। मोर्चा के इस खुफिया कमरे में जहाँ असलहा रखा जाता था, इस कमरे को भी कुफुल लगा रहता था, जिसकी चाबी मेरी माँ के पास थी। वो रात और रातों की तरह सितारों भरी न थी। वो रात बड़ी सर्द और दावनी थी। जाने क्यों बिदविल जो रोज़ मुहिब से मिलने को मचलता था, आज नहीं चाह रहा था कि मोर्चा की तरफ जाऊं। माँ कब की सो चुकी थी और मोहब्बत खान मोर्चा में मेरा इंतज़ार कर रहा था। मुझे आज से पहले कभी ऐसा खौफ महसूस नहीं हुआ था। इन तारीखों में वालिद साहब भी नहीं आते थे, भाई भी उनके साथ आते। समझ में नहीं आ रहा था कि आज क्यों दिल सहमा हुआ है, जैसे कुछ होने वाला हो। यखबस्ता हुआ जिस्म के अंदर खून को जमा रही थी, फिर भी मैं जाने को बेकरार थी, ये सोच कर के मुहिब मेरी राह तक रहा है। कुछ देर इसी तरह कशमकश में रही, यहाँ तक कि चूल्हे में पड़ी चिंगारियाँ भी सर्द हो गई। माँ लिहाफ में लिपटी कभी की सो चुकी थी और उनके खराटों की हल्की हल्की आवाज़ मुझे और भी सहा रही थी। एक बार मैं दरवाजे तक जाकर लूट आई। घर के अंदर से भी एक रास्ता मोर्चा को जाता था और मुझे अलिफादेर से ही जाना था। मुझे घर से बाहर नहीं निकलना था, फिर भी लगता था जैसे आज मुझे वहशतों का जंगल पार करना है। 2-3 बार मैं जाने को उठी और फिर लेट गई।
मेरे और मुहिब के दरमियान एक खामोश मुआहदा था कि वो कभी शादी से कब्ल मेरे दामन को ना छुएगा और हमारी मोहब्बत पाकीज़ा रहेगी। मुझे इस पर भरोसा था, इसीलिए तो बेधड़क आधी रात तक इसके पास असलहा खाने में बैठी रहती थी और हम दुनिया जहान की बातें करते थे। इस दौरान कभी ख्याल नहीं आता था कि गलत रविश भी इख्तियार कर सकते हैं। सुना था कि नफस एक वहशी जानवर है और इसे काबू में करना मुश्किल होता है, मगर मेरे नज़दीक इस वहशी जानवर से ज़्यादा ताकतवर किसी इंसान की बेलोस मोहब्बत का जज्बा था, जो दरोहे का रुख मोड़ सकता था और तूफानों को शिकस्त दे सकता था। मैं खदशात में घिरी मोर्चे में जा पहुंची, तभी बादलों ने गरजना शुरू कर दिया। मैंने सहन में खड़े खड़े खुले आसमान की तरफ देखा, फिर जी कड़ा करके तहखाने की सीढ़ियां उतर गई। मेरे हाथ में शमा थी और उसका आजाला इस बात की नवीद था कि मैं आ चुकी हूँ। मध्यम रोशनी का कुर्ब मुहिब को खुशी से सरशाद कर दिया करता था। वो मसरत से लबरेज आवाज़ में पुकार उठता था, तुम आ गई, मगर बड़ी देर कर दी। मैं इतना इंतज़ार करता हूँ और तुम 2 घड़ी को मलती हो, पूरी तरह बातें भी नहीं हो पाती। ये कहते हुए वो मेरे हाथ से शमादान को ले लिया करता था। हम दोनों आमने सामने एक फासले पर बैठ जाते और दानिया जहान की बातें करते थे। वो वक्त कितना हुसैन होता था। मध्यम रोशनी में इसका चांद सा चेहरा और मोहतात मुस्कुराहटें जैसे इस पर जन्नत के फूल बरसते हों। हम अक्सर सोचा करते थे कब हमारे बड़ों के बीच सुलह होगी और कब हम शादी के बंधन में बंध कर एक हो जाएंगे, क्योंकि सुलह में एक शर्त तो तावान की अदायगी और फिर रिश्ते का चंद शराइत पर तय होना था। हमें इसी सौंदर घड़ी का इंतज़ार था जिसके लिए हमने बार बार सुलह की दुआएं मांगी थी। खबर नहीं थी कि इस घड़ी के आने से पहले एक और घड़ी आ जाएगी, जिसको आखिरत की घड़ी कहूँ तो बेजाना होगा। मोहब्बत इंसान को कभी कभी मकड़ी के जाले की तरह जकड़ कर बेबस कर देती है। मुहिब खान भी इसी मोहब्बत की जंजीर में जकड़ा हुआ बेबस होकर दुश्मन के मोर्चे में बैठा था। आज शमादान की रोशनी इसे भली ना लगी कि वो शायद तवील इंतजार से थक कर बूढ़ हो चुका था। वो मुझे खफा खफा सा लग रहा था। तुम खफा लग रहे हो कि मैंने आने में देर कर दी, शमादान को मैंने ताकचा में रखते हुए कहा। वो चुप रहा। सुबह होने में चंद घड़ियां बाकी थीं और हमको माना अंधेरे से कब्ल ही वापस लूट जाना था, हम उसकी बेजारी में कमी ना आए। इसको इंतजार की कोफ्त ने तपा दिया था। मुहिब ने मेरी किसी बात का जवाब ना दिया, जैसे गूंगा हो। मैंने माजरत की मनाना चाहा, मगर उसने मुझसे कलाम न किया। तभी मैं रो दी। मेरे इन सोहे ने इसके पत्थर दिल को मोम किया तो वो मेरे आंसू पूछने लगा। तभी जाने इससे का यक क्या हुआ कि वो एकदम बदल गया। नर्म और नाजुक लीजे वाला एक बेकाबू वहशी का रूप धारने लगा। इससे खुद पर इख्तियार ना रहा और मैं इसके बेकाबू होने से बौखला गई। मैंने दुरुस्त लहजे में कहा, मुहिब, तुम होश में तो हो? तुम्हें खबर है कि तुम क्या करने जा रहे हो? क्या तुम्हारे दिल से मोहब्बत का एहतराम भी खत्म हो चुका है? क्या अपनी कसम का पास भी नहीं रहा है तुम्हें? मेरी कोई बात वो नहीं सुन पा रहा था, जैसे इसके कान बंद हो चुके हो। इसी वक्त उन्हीं सोचों की तपिश से मेरी हमीयत सुलग उठी। इसी लम्हे सोच लिया कि अब मुहिब के पास रुकना मेरी बर्बादी है। ये भी मुझे फौरन ही फैसला करना था कि जिस पर भरोसा किया, अब आगे इसके साथ क्या सलूक करना चाहिए। दिल से मशवरा किया करती, अक्ल ने ताज़ियाना लगा दिया कि वही सलूक जो किसी अहद तोड़ने वाले मुनाफिक के साथ करना चाहिए, और हमारे कबीला की रवायत के मुताबिक ऐसा शख्स जो अहद तोड़ देता है काबिल मुआफ़ी नहीं होता। तभी मैंने जान लिया कि यह दुश्मन है, दोस्त नहीं, जिसने मेरे आंचल की तरफ हाथ बढ़ाया था। वो बेशक मुझे जान से बढ़कर प्यारा था, मगर दोस्त के पर्दे में ईसा दुश्मन इज्जत से बढ़कर प्यारा न था। कि उनका ख़ानदानी शराफत और इज्जत की गैरत हम लोगों को महबूब से बढ़कर प्यारी होती है। गैरत की मौत महबूब की कुर्बानी चाहती है। तभी मैंने इसको ठंडे लहजे में कहा, 1 मिनट ठहरो और पुरसुकून हो जाओ। मैं मोर्चा के दरवाजे को मुकफ़्फ़ल कर दूं। हो सकता है माँ की आंख खुल जाए और वो मुझे तलाश करती हुई उधर आ जाए। मेरी यह तदबीर कारगर हुई। गालिबन जज्बात के तूफान ने उसकी अक्ल के तमाम चिराग बुझा दिए थे। वो कुछ शांत हो गया और वहां बैठकर मेरे लुटाने का इंतजार करने लगा। जरा सी मोहलत मिलते ही मैं सीढ़ियां चढ़ती बाहर निकल आई और ऊपर आते ही पहले असलहा खाने का दरवाज़ा मुकफ़्फ़ल किया। इसके बाद मोर्चे से बाहर निकल कर उसके बैरूनी दरवाजे पर ताला डाल दिया और कांपती हुई जमीन पर पांव जिमती अपने घर के सह में पहुंची, जहां लकड़ी का तख्त पड़ा था।
मैं चंद लहजा इस पर बैठकर अपने हवास दुरुस्त करने लगी। तभी बारिश ने मुझे भगविता और मैं कमरे में चली गई। माँ तूफान 12 से बेखबर अभी तक गहरी नींद सो रही थी। इसे न तो मेरे जाने की खबर हुई और न लूट आने की। मुझे शाल में डांसेस लग रही थी, बिस्तर पर मैं डूब गई। आज नींद कैसे आ सकती थी कि मेरा अजीज अनजान इंतजार की घड़ियां गिन रहा था और मैं इसे आज़ाद नहीं कर सकती थी क्योंकि इसने मेरे भरोसे को तोड़ा था और अब मेरा एतबार इस पर से उठ गया था। मेरा इरादा अब इसे सुबह अजान के वक्त आज़ाद करने का था, इसे इस वक्त शब के आखिरी पहर की चंद घड़ियां कैद में रहकर गुजारनी थी। सोच रही थी कि सुबह सादिक के होते हैं जाकर कुफुल खोल दूंगी और इसे असलहा खाने से रिहाई दिला दूंगी। इस वक्त तो वापस जाने में खतरा था, वो गुस्से में जाने मुझसे क्या सलूक करने वाला था। मैंने तभी यह फैसला किया कि कुछ देर बिस्तर में डुबकी रहूं यहाँ तक कि अजान हो जाए। अजान होने और सुबह की सफेदी फैलने हैं में चंद मिनट की देर थी। अजान हो गई और मैं मोर्चे की तरफ जाने के बारे इरादा बांध कर रह गई। उन्हीं सोचों में फजर की नमाज का वक्त हो गया। माँ इस वक्त उठ जाती थी, नमाज पढ़कर बावर्ची खाने में नाश्ता बनाने का काम शुरू कर देती। सभी में भी नमाज पढ़कर किचन के काम में उनका हाथ बटाने पहुंच जाती थी। इसके बाद मैं अपने गिले को बकरियों के बाड़े से निकाल कर वादी में ले जाती। माँ ने आवाज दी, मैं सो चुके समंदर से निकल आए। आज काम में जी नहीं लग रहा था। सारा ध्यान तो असलहा खाने की तरफ था। ये मेरे गुमान में न था कि इस वक्त जबकि रात तूफान 12 था वालिद साहिब ट्रक लेकर आ जाएंगे। उनको 2 रोज बाद आना था। जाने वो किस जरूरत के तहत आ गए थे। जब ट्रक रुकने की आवाज सुनी मीर अदम ही निकल गया। सोचा अब मेरी और मुहिब की मौत यकीनी है। वालिद साहिब हमेशा दिन को आते थे क्योंकि इन दिनों पहाड़ी रास्ते बहुत दुश्वार गुजार थे और रात को ट्रक पर सफर नहीं करते थे। जाने कैसे वालिद साहिब आज सुबह ही आ गए जबकि मैंने सोच रखा था जब बाड़े से रिवर निकालूंगी तो मोर्चे का ताला खोल दूंगी और मुहिब खान बाहर आ जाएगा। गिरचा ये काम मुझे सुबह मुनहान हीरे करना चाहिए था। लेकिन माँ के पुकारने पर मैं उनके पास चली गई और ये सुनहरी मौका खो दिया। वालिद साहिब का ध्यान इसी वक्त असलहे की तरफ जाता जब उन्हें असलहा लेना होता था, मगर मुझे चाबियां तक वहां रखने का मौका ना मिला कि जहां से मैंने उठाई थी। मोर्चे के बैरूनी दर का कुफुल जो खोलना था। चाबियां मेरे पास थी और चाहते हुए भी घर से कदम ना निकाल सकी। सावरुज अब निकल आया था। आज आला फैल गया था। वालिद साहिब माँ से कह रहे थे कि देर हो रही है, मुझे नाश्ता दे दो तो मैं गोदाम से असलहा निकाल कर जाऊंगा। मुझे दोबारा शहर सफर करना है। चाबियां मुझे दे दो। माँ ने देखा कि जहां वो चाबियां रखती थीं वहां मौजूद न थीं। वो कहने लगी, चाबियां यहाँ नहीं हैं, न जाने कहाँ गई। हमेशा रखती तो इसी जगह हूँ। अच्छा आप नाश्ता कर लो, मैं दोबारा अच्छी तरह देखती हूँ। यहाँ ही होंगी। वो वालिद को नाश्ता देने लगे। अब मोर्चे की तरफ जाना मौत को दावत देना था। मैंने माँ से पूछा, क्या ढूंढ रही हैं? बेटी गोदाम की चाबियां ढूंढ रही हूँ, हमेशा इसी जगह रखती हूँ मगर अब नहीं मिल रहे। माँ चाबियां मेरे पास हैं। वो क्यों? माँ ने हैरत से पूछा। बाबा जान भी चौंक उठे। क्या बात है बेटी? असलहा खाने की चाबियां तेरे पास क्यों हैं? उन्हें मशकूक देखकर मैंने कहा, बाबा जान 2-4 बार जब मैं बकरियों को बाड़े से निकाल रही थी तो मैंने मोर्चे के करीब मुहिब खान को देखा था। जाने इसकी नियत किया थी। तभी कल शाम मैंने मोर्चा का दरवाज़ा खोल दिया कि देखो इसका इरादा किया है और हमारे गोदाम की तरफ मनलाने का क्या मकसद है। मेरा अंदाज़ा ठीक निकला। इसने कुफुल खुला पाया तो वो मोर्चे खाने के अंदर चला गया। शायद वो हमारे असलहे के ज़ख़ीरे को शुमार करना चाहता था या अंदाज़ा लगाने की नीयत थी। मैं बाड़े में छप कर उसकी निगरानी कर रही थी। जो नहीं वो सीढ़ियाँ उतर कर ज़मीन दोज़ गोदाम में गया। मैंने दौड़ कर दरवाज़ा बंद किया और मुकफ़्फ़ल लगा दिया। वो अब हमारे असलहा खाने में कैद है। मैं आपका इंतज़ार कर रही थी। शुक्र है अब जल्द आ गए और नाइटाहे को बताने का इरादा कर रही थी। ये कहते हुए मेरे माथे पर पसीने के कतरे नमूदार हो गए। लुकमा मुंह तक ले जाते हुए बाबा जान का हाथ रख गया। उन्होंने नाश्ते के बर्तन एक तरफ सरका दिए।
जल्दी से चारपाई से उतरकर पाँव में जूता डाला और मुझे कहा कि चाबियां दो। चाबियां लेते ही वो तेजी से बाहर की जानिब दौड़ पड़े और मैं धड़कते दिल के साथ जमीन पर बैठ गई। जाने ये अल्फाज मैंने इतनी जल्द कैसे सोच लिए और किस तरह तेजी से अदा कर गई। अगर बाबा जान जरा गौर करने को ठहर जाते और एक निगाह मेरे चेहरे पर डाल लेते तो शायद मुहिब खान को अपनी गोली का निशाना बनाने से पहले एक गोली मुझ पर दाग देते, लेकिन वो इन वालिदैन में से थे जो अपनी बेटियों पर अंधा एतमाद करते हैं। आज मुहिब खान के बारे सोचती हूँ तो बदन ठंडा हो जाता है, दाके रगों में दर्द बनकर दौड़ने लगता है। न जाने मुझे इस वक्त क्यों इस कदर अका था कि उसे मौत की वादी में धकेल दिया, या उसकी तकदीर में मौत लिखी गई थी कि बाबा जान को तभी आना था जब मैंने इसको मोर्चे का कुफूल खोल कर रहा करना था। दरअसल मैं इतनी खौफजदा हो गई थी कि घर के अंदर का दरवाज़ा तो मुकफ्फल किया ही, तेदो सारा रास्ता जो बाहर से गोदाम को उतरता था अलिफा से भी ताला लगा दिया। अगर मैं इस वक्त ही इसके बैरूनी दरवाजे को बाहर से जाकर इना लगा तो जाने का मौका मिल जाता और मैं बाद में अकरम नकल कर सकती थी। मुझसे भूल हुई या मेरे हवास इख्तियार में ना रहे, इस सवाल का जवाब आज भी मेरे पास नहीं है। मेरी इसी भूल की वजह से मुहिब को मोहब्बत की यह भयानक सूरत देखनी पड़ी। शायद अपनी किस्म की पासदारी न करने पर इसे ये बड़ी सज़ा मिलनी ही थी। अब भी दाके का एहसास मुझे तड़पाता है कि काश बाबा जान इस रोज़ इतनी सुबह ना आ जाते। आए थे तो इनको इसी वक्त गोदाम से असलहा न उठाना हो ताकि मुहिब की जान जाती। मैंने तो यूं भी तहिया कर लिया था कि अब कभी इससे ना मिलूंगी कि अपनी किस्म की पासदारी नहीं रख सकता। मुहिब खान का खून जलगे ने वालिद साहिब को इसलिए माफ़ कर दिया कि वो खुद चलकर हमारे मोर्चा के अंदर आया था। बाबा जान इसके ठिकाने पर उसे मारने नहीं गए थे, और यह कबीला की रवायत थी कि दुश्मन अगर छपकर घर के किसी हिस्से में अज खुद दाखिल हो जाए तो उसे गोली मार देना दूसरे फरीक की मजबूरी हो सकती है, क्योंकि बगैर ललकारी और खबरदार किए दुश्मन पर वार